नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम केसरिया में हैं और कार्यक्रम आमने सामने के तहत इस वक्त हमारे सामने है केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं मैम? बिल्कुल अच्छी हूँ। मैम, विधायक बने हुए 3 साल हो गए, कैसा रहा 3 साल का सफ़र? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है। लोगों से काफ़ी अच्छा जुड़ाव मेरा पहले भी रहा था और अब तो परिवार के सदस्य की तरह हमेशा से सब लोगों ने मुझे अभी तक रखा है और मैं भी लोगों से लगातार दिन रात जुड़ती रहती हूँ। लोगों के यहाँ जाना आना, लोगों से मिलना और सारे काम लोगों के होते हैं तो संतुष्टि होती है और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। और ये तो जो माहौल है वो मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले से है, तो मुझे लोगों से के बीच में रहना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं राजनीति में आई थी कि सबके साथ मिलके सेवा करूँ लोगों की। मैम, आपने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और आपने जीत हासिल की। भले विधायक आपने पहली बार जीता, लेकिन राजनीति जो है वो आपको विरासत मिली। आपके पिताजी भी कई बार सांसद रहे यहाँ से, तो पिताजी के जो सपने थे उसको आप आगे बढ़ा रही हैं, कितना चैलेंजिंग है ये? जो काम हमारे पिताजी ने किया, जिस तरह से समाज में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी और वो हर परिवार में मैं मुझे काफ़ी गर्व भी होता है कि जब बात करती हूँ मैं लोगों से और लोग उनकी चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं कि वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। तो जो जुड़ाव उनका था और जिस ऊंचाई तक वो पहुँचे, कोशिश मेरी है कि मैं भी पहुंचूं, लेकिन अभी काफ़ी समय लगेगा ईमानदारी से अगर बोलूं तो। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जितना उन्होंने लोगों के साथ जुड़ के काम किया उससे भी ज़्यादा मैं उनका नाम रोशन करूं और इसलिए मैं 24 घंटे अपने माँ और बाबूजी को याद करके ही काम करती हूं, कोई भी करती हूं। और मुझे लगता है कि आम लोग भी, जितने लोग हैं वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं इस बात से और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। केसरिया के जनता ने काफ़ी उम्मीद के साथ आपको जिताया और जिस उम्मीद के साथ जिताया शायद आप उनकी उम्मीद पे खरा भी उतर रही हैं। जब मैं आज आपके क्षेत्र में जनता लोगों से बात कर रहा था तो काफ़ी आपकी तारीफ़ हो रही थी और लोगों ने काफ़ी आपके कार्यों की सराहना की। साथ ही जो केसरिया बौद्ध स्तूप है उसके भी विकास के लिए आपने, जैसा कि आपने पहले चुनाव से पहले कहा था, उस तरह आप आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी काम अच्छा हो रहा है। किस तरह से आगे काम हो रही है और क्या ऐसा बाकी है जिसको आप आगे करना चाहेंगे? क्षेत्र की बात जब करते हैं तो काम तो इतने हैं कि मैं आप जो लोग आपसे मिलेंगे और जो लोग बैठे हैं उनसे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं लगभग रात में कुछ घंटे सोने के अलावा लगभग लोगों के बीच में और काम के लिए ही रहती हूँ, चाहे यहाँ रहूँ या पटना रहूँ, लगातार मैं करती रहती हूँ। फिर भी काम कुछ रह जाते हैं जिसको भी मेरी कोशिश है कि करूं। अब जो काम हमने किया है वो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आप ही ने खुद कहा केसरिया बौद्ध स्तूप के विकास के लिए हर जगह मेरी आवाज़ उठती रहती है और उसी की वजह से अभी एक्सकेवेशन भी चालू है और वहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा पार्क बन रहा है, उसकी मिट्टी भी भरी गई, अभी और मिट्टी भरी जाएगी। बिहार सरकार ने करीब 4 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है, भारत सरकार की भी कुछ भागीदारी होगी। अभी कुछ बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच में कुछ पेपर वर्क चल रहा है जिसकी वजह से वो 4 करोड़ में से लगभग 52 लाख तो निर्गत हुए हैं और बाकी है। तो मेरी कोशिश है कि केसरिया बौद्ध स्तूप को मेरे इस पहले कार्यकाल के अंदर ही एक दर्शनीय स्थल के रूप में अच्छे से डेवलप करें। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। दूसरी बात है, उसके सामने जो कैफ़ेटेरिया बन के तैयार हुआ, मेरे कार्यकाल के पहले कैफ़ेटेरिया तो बन चुका था लगभग, लेकिन उसमें अप्रोच रोड नहीं था, बहुत बुरी हालत में था, पूरे गड्ढे में वो बिल्डिंग पड़ी हुई थी। उसको लड़ झगड़ के मैंने आगे बढ़ के उसको करवाया, लिटरली मुझे लड़ाई करनी पड़ी और वो करवाया और उसका उद्घाटन नहीं होने की वजह से अभी वो चालू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मिला है, वो करवाएंगे, बहुत जल्दी होने वाला है। कैबिनेट में उसका वो हो चुका है, पास हो चुका है। दूसरा, उसके अंदर बहुत कैफ़ेटेरिया के ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी जगह है जिसमें हम लोग बौद्ध स्तूप का रेप्लिका डाल रहे हैं, पर्यटन विभाग बिहार सरकार के तरफ से।
चूँकि केसरिया बौद्ध स्तूप ASI के अंडर होता है और खुदाई चलती है, इसलिए मजबूरी होती है कि ज़्यादा काम नहीं हो सकता है, अलाउड नहीं होता है। अगर अलाउड हो तो मैं बताऊं कि मैं वहाँ पे एक बढ़िया सा पार्क डेवलप करवा चुकी होती और वहाँ पे शौचालय और रोड जो जहाँ नहीं है वो सब करवा चुकी होती अच्छे से, लेकिन हम लोगों को अनुमति ही नहीं। उसकी वजह से उसके सामने जो कैफेटेरिया है उसके ग्राउंड में बौद्ध स्तूप का रेप्लिका बन रहा है छोटे रूप में। उसमें पूरे बौद्ध स्तूप का इतिहास होगा, केसरिया का इतिहास भी होगा, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का इतिहास भी होगा। उसमें एक ऑडिटोरियम उसके डोम में बन रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी चलेगी। तो लोगों को जो दर्शक जो आएंगे पर्यटक, वो कम से कम केसरिया बौद्ध स्तूप घूमने के बाद सामने आएंगे तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और इतिहास पूरा जान के जाएंगे कि क्या भगवान बुद्ध ने का क्या था यहाँ पे, क्यों यहाँ पे बना हुआ है। उसके साथ साथ उसके 8 कॉर्नर से बिहार में दर्शनीय स्थल जो हैं उसके स्टैचू भी बन रहे हैं, वहाँ पे पार्क भी डेवलप हो रहा है। लगभग 20 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है वो, और कैफेटेरिया का प्रोजेक्ट मिला के लगभग 30 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हुआ है। ये काफ़ी खुशी की बात है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मेरे कार्यकाल के शुरुआत में लगभग 1.5 से 2 साल तक कोरोना और बाढ़ की वजह से हम लोग झेलते रहे, कुछ नहीं कर पाए थे। इस पिछले 1 साल लगभग में लोग ही बताएंगे, मैं क्या बोलूं, सड़कों का जितना जाल बिछा है केसरिया विधानसभा में, वो लोग ही मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था पहले। साथ ही साथ कई सारे शेड युक्त चबूतरा बने हैं, कई सारे सामुदायिक भवन बने हैं, पंचायत सरकार भवन भी बन रहे हैं। कई सारी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही अच्छे से शेपअप होके, और काम का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैम, जब से आप विधायक बनी हैं तब से कई बार पर्यटन मंत्री भी केसरिया में आए हैं और कई सारी काम में वहाँ पे हुई है, कितना चैलेंजिंग रहा ये आपके लिए? खुशी की बात ये है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि चाहे वो माननीय मंत्रीगण हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या प्रशासन के लोग हों, काफ़ी सहयोग रहता है सबका मेरे साथ, बहुत अच्छा सहयोग रहता है। तो मुझे चैलेंजिंग तो नहीं लगा बल्कि इंटरेस्टिंग लगा। लोगों ने काफ़ी अच्छा, सब ने अच्छा रिस्पांस दिया है। कहीं भी मैं जिनके पास भी गई हूँ, जिनसे भी हमने मदद मांगी है, सब बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और दिया है उन्होंने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगता है, और अभी भी जब भी मुझे कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो मैं ले लेती हूँ। मैम, पिछले 3 साल में आपने तो कई सारे काम कराए, जनता से बातचीत में मालूम चला बहुत सारे काम आपके विकास के लोगों ने बताया, लेकिन आप जितने काम कराए हैं उसमें से कौन सा काम आपको लगता है जिसको आप अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही है और यही रहेगी जो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास। केसरिया के बौद्ध स्तूप के सामने कैफेटेरिया है, उसको चालू करा लेना। और एक और बड़ी उपलब्धि होगी जो पिछले 5 साल से नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं, केसरिया महोत्सव नहीं हो पाया था किसी कारण से। केसरिया महोत्सव इस साल शुरू हो रहा है फिर से 5 साल के गैप के बाद, और अगले मेरे कार्यकाल में ज़रूर केसरिया महोत्सव हर साल हम करेंगे, जिससे कि सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारा माहौल हमारे विधानसभा में थोड़ा अच्छा हो, बच्चों में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, लोगों में भी जुड़ाव हो। तो हम इसको पूरी तरह से एक महोत्सव की तरह, जैसे हम लोग दिवाली दशहरा मनाते हैं, वैसे केसरिया महोत्सव मनाएंगे। मैम, केसरिया महोत्सव अनाउंस हुआ था, 9 तारीख को होने वाला भी था, अचानक क्या हुआ कि ऐसा पोस्टपोन्ड हो गया? इसमें एक्चुअली 2 विभाग साथ में मिलके काम, हम लोगों ने पहले सोचा कि साथ में मिलके पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग से कार्यक्रम होना था। तो चूँकि महोत्सव कला संस्कृति विभाग से होता है और पर्यटन विभाग को शिलान्यास करना है बौद्ध स्तूप के रेप्लिका का और उद्घाटन करवाना है कैफेटेरिया का, चूँकि दोनों 2 विभाग थे तो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी सामंजस्य में, फंडिंग में, ये सब में। तो फिर ये हमें सुझाव मिला कि इसको हम लोग 2 भाग में कर लेते हैं, एक भाग में हम महोत्सव कर लेते हैं, दूसरे भाग में हम वो कर लेंगे। तो दोनों विभाग कंफर्टेबल थे उसमें, तो इसलिए हमने इसको ये किया। तो संभवतः नवंबर 1st वीक में हम लोग महोत्सव करेंगे।
और उद्घाटन और शिलान्यास का जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी डेट दे देंगे, जिस भी दिन दे देंगे, वो आधे दिन का प्रोग्राम होगा, वो हम लोग कर लेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन जो बना है काफ़ी एक्टिव है और सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्या इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी का जो सिला है उसमें सेंध लगा पाएगा? इंडिया गठबंधन ने ऑलरेडी लगा दिया है सेंध, और ये बेचैनी दिखती है माननीय प्रधानमंत्री जी की। सेंध लगाने की वजह से ही जो विमेन बिल जो आया है, वो जो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है, वो इसीलिए लेके आए हैं। आपको पता है कि वो अभी लागू होने वाला नहीं है, 2029 के चुनाव तक ही लागू हो पाएगा, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उनको लगा, बेचैनी हुई कि कुछ तो हमें करना चाहिए, तो उन्होंने इसको पास कराने की बात की। पास करा के अगर वो अभी उसको लागू करा देते तो ये बात कही जाती। उसमें बहानेबाजी ये है कि सेंसस नहीं हुआ है और परिसीमन नहीं हुआ है। सेंसस क्यों नहीं हुआ है? सेंसस 2011 में हुआ था और ड्यू था 2021 में पूरे विश्व में। विश्व के 80 देशों ने सेंसस करा लिया, जनगणना करा ली, लेकिन भारत ने ये कह के नहीं कराया कि कोरोना था। कोरोना तो पूरे विश्व में फैला हुआ था, बुरी तरह से फैला हुआ था, फिर भी उन्होंने नहीं कराया, जानबूझ के। वो बहाना था। और अगर उनको ऐसा ही था तो अभी भी वो करा सकते थे, ऐसा थोड़ी ना। हमारी बिहार सरकार ने चंद महीनों में करा लिया, तो राज्य के स्तर पे ही होना है सेंसस। कोई भारत सरकार के अधिकारी जाके सेंसस तो करने वाले नहीं हैं, तो उनको करवा लेना चाहिए था एक बात, और वो हो जाता तो परिसीमन भी हो जाता। तो मेरी इच्छा थी कि ये करवा लेते तो अच्छा था। और आपका क्वेश्चन था बेचैनी, तो सबसे बड़ी बेचैनी तो आपको समझ में ही आ रही है कि क्यों आनन फानन में लोकसभा का सेशन बुलाया गया और उसके बाद उसमें पास कराया गया और जॉइंट सेशन करके सब कुछ किया गया, तो वो आपको पता है। तो बेचैनी तो है ही है ऑलरेडी। और इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा चैलेंज देने जा रही है मौजूदा सरकार को, केंद्र सरकार को। और इंडिया गठबंधन इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को देश की सत्ता से हटा के रहेगी। मैम, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पे आपके नाम की भी चर्चा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लोकसभा उम्मीदवार बनाना ना बनाना हमारी पार्टी के नेतृत्व का काम है। जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगी। लेकिन मेरी अपनी दिली इच्छा है कि हमारे बिहार के बेटा माननीय मुख्यमंत्री जी देश की गद्दी पे बैठे और प्रधानमंत्री बने। मेरी अपनी इच्छा है। उसमें जितना भी सहयोग, जहाँ से भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हम करेंगे। और जैसा आदेश होगा हमारे नेतृत्व का, इंडिया गठबंधन नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जेडीयू नेतृत्व का, वो हम करेंगे। और मैं आश्वस्त करती हूँ कि चाहे वो टिकट की बात हो, टिकट मिले नहीं मिले, वो उनकी समझ होगी और जैसा भी उचित समझेंगे मेरे लिए करेंगे। हमेशा जो उचित समझा है हमारे अभिभावकों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने किया है हमारे लिए, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जो उचित समझेंगे करेंगे। लेकिन मेरी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। जिस तरह से उनके नेतृत्व में पहले भी लोगों ने कोशिश की थी गठबंधन बनाने की, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के लोगों को एकत्रित करने की, वो हुआ नहीं था। इस बार जिस तरह से उनके नेतृत्व में हुआ है, हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हालांकि वो कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। मैम, जातीय जो गणना हुई है उसका रिजल्ट आ गया है, परिणाम आने के बाद में काफ़ी तरह के लोग बातें, तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख रही हैं? जातीय जनगणना जो हुई है उससे हर तबके को फ़ायदा होने वाला है। इसमें तो ये है नहीं कि कौन सी जाति को फ़ायदा होगा और कौन सी नहीं। इसमें बेसिकली आपने देखा होगा, उसमें कई कॉलम्स थे। उसमें ये था कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फैमिली स्टेटस क्या है, और उसके आधार पे उन्होंने वो किया है। और इसीलिए ये जनगणना हुई है कि जिसको जो ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी तबके से हो, लेकिन सबको बराबरी पे लाने के लिए ये हुआ है। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। और इससे सबों को बेनिफिट होगा, पूरे बिहार को बेनिफिट होगा। और आप आगे देखें, अभी झारखंड में शुरुआत हुई है, झारखंड में भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। वैसे पूरे देश में
लोग चाहेंगे कि कास्ट सेंसस हो के, और जिसको जहाँ पे जो ज़रूरत है, कास्ट के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस सेंसस भी हो रहा है उसमें, तो एक्चुअली डिस्पैरिटी नहीं हो लोगों के बीच में, मेरी समझ है कि उसकी वजह से ये जनगणना की गई है और यही होगा। अंत में आप केसरिया की जो जनता आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबों का जो प्यार, दुलार, स्नेह, सम्मान मिलता है केसरिया के की पूरी जनता, और केसरिया ही नहीं पूरी चंपारण की जनता जो प्यार, सम्मान, स्नेह देती है जहाँ भी मैं जाती हूँ, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं आश्वस्त करती हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी, बहन, अपने घर की सदस्य समझा है, मैं भी अपना तन, मन, धन पूरी तरह से आपके लिए मैंने अर्पित किया हुआ है, और पूरी ज़िंदगी मेरी आप लोगों के लिए अर्पित है। बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो ये थी केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा। कार्यक्रम आमने सामने में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।